अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज दो तीन अहम मामलात पर बात होगी। सबसे पहले याद करेंगे शहीद अरशद शरीफ को। अरशद शरीफ शहीद को सब ने याद किया और बहुत याद किया और हर रोज़ याद कर रहे हैं यूं तो जब से उनकी शहादत हुई है, लेकिन ख़ास तौर पर 3 मई को सब ने याद किया और उसकी वजह ये थी कि ये आज़ादी सहाफ़त का दिन था, ये आज़ादी इजहार राय का दिन था और इस दिन, आज के दिन सबको अरशद शरीफ बहुत याद आए, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने मिशन की खातिर, अपने मकसद की खातिर, अपनी सहाफ़त की खातिर। लेकिन उसने अपना मौक़िफ़ बदलने से इनकार किया। किसी का मौक़िफ़ सही है या गलत, ये एक अलग बात है। किसी का मौक़िफ़ सही है या गलत, उसके पास उसके क्या दलाइल हैं, वो एक यकसर मुख्तलिफ बात है, मुख्तलिफ बहस है। लेकिन हकीकत ये है कि एक सहाफ़ी को ये हक़ हासिल है कि वो जो सही समझता है वो उसके ऊपर डट कर खड़ा हो सके। उसको ये हक़ हासिल है कि वो जो समझता है वो कह सके, और वो जो कह सके उस पर कोई ज़बाबंदी ना हो, और अगर वो कुछ कह दे तो उसके बाद उस पर ज़मीन तंग ना की जाए, उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उसको जान ना गंवानी पड़े। लेकिन हमारे मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान में ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हालत हमेशा से ही ख़राब रही है। यानी आज़ादी सहाफ़त हमेशा ही से कदगनों का शिकार रही है। हमेशा ही सच कहने वाले, सच बोलने वाले सहाफ़ी मुश्किलात और मसाइब का शिकार रहे हैं। कभी तो उनको जबरी तौर पर नौकरियों से बरतरफ करवा दिया जाता है, कभी उनके ऊपर पाबंदियां लगवा दी जाती हैं, कभी उनके ऊपर फाइन लगवा दिए जाते हैं, कभी उनको किसी भी चैनल पर ऑन एयर नहीं होने दिया जाता, बॉयकॉट करा दिया जाता है, बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया जाता है। कभी उनको हर तरह से कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरह माली नुकसान पहुंचाया जाए, और जब यहाँ से भी दिल नहीं भरता ताकतवरों का और वो सहाफ़ी हक और सच कहने से बाज नहीं आता, तो उसके बाद फिर उसकी जान के दर पर भी हो जाते हैं। कोशिश की जाती है मुकदमात में फंसवाया जाए, जेलें भुगताई जाएं, किसी भी तरह उसको तोड़ा जा सके, उसका मौक़िफ़ बदला जा सके। या तो उसको खरीद लो और या फिर उसको डरा दो, दो ही तरीके हैं। और उसके बाद फिर जो डरने से भी इनकार कर दे और बिकने से भी इनकार कर दे तो फिर उसको जान से मार दो। ये एक सहाफ़ी की कहानी नहीं है, पाकिस्तान में कई सहाफ़ियों की कहानी है और ये कहानी आगे मज़ीद भी चलेगी अगर कोई इसके ऊपर संजीदा ना हुआ, अगर सहाफ़ी बरादरी एक ना हुई, और अगर हमारी नाम नहाद जमहूरी और आमरी हुकूमतें जब तक ये ढोल ना पीटना सिर्फ छोड़ दें कि जनाब आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए और अमली तौर पर कदम ना उठाएं, तब तक ये चलता ही रहेगा। और यही अरशद शरीफ के साथ हुआ। यानी उनको ना सिर्फ ये कि 20 मुकदमात कायम करके यहाँ पर ज़मीन तंग कर दी गई, उनको डराया धमकाया गया, रोज़ नित नए थ्रेट्स मिलते थे, ना जाने किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जब उनके चैनल मालिक ने भी उनको ऑफ एयर करने या उनको नौकरी से निकालने पर कुछ रेजिस्टेंस शो की तो उनका चैनल ही बंद कर दिया जाता और तमाम जो हज़ारों मुलाजमीन वहाँ पर काम कर रहे थे उनका रोज़गार ही ख़तरे में डाल दिया जाता। ये सब चीज़ें बर्दाश्त होती जा रही थी, लेकिन हत्ता के बाद यहाँ तक पहुँची कि अब उन्हें मालूम था कि उन्हें ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा बल्कि उनकी तौहीन की जाएगी, तजलील की जाएगी, उन्हें ख्वार किया जाएगा। इस चीज़ से बचने की खातिर शहीद अरशद शरीफ ने दियारे गैर में पनाह लेने की सोची और वो दुबई चले गए, लेकिन जालिमों ने वहाँ भी उन्हें ना छोड़ा और ज़बरदस्ती वहाँ से भी निकलने पर मजबूर कर दिया। वो कीनिया चले गए जो एक गैर महफूज मुल्क है, और फिर ताकतवर उनके कातिल इस कदर थे कि उन्होंने वहाँ भी उन्हें जा लिया और कीनिया जैसे मुल्क में ना जाने पुलिस को इस्तेमाल करके या डायरेक्ट उजरती कातिलों के ज़रिए जैसे भी, बहरहाल उनको शहीद करवा दिया। ये एक अंदोनाक वाक़या था और उसके बाद से आज तक पूरी कौम इस कर्ब में मुब्तला है कि रोज़ अरशद शरीफ शहीद को याद भी करते हैं, उसके कातिलों के लिए बद्दुआएं भी करते हैं और इंसाफ की दुहाइयाँ भी देते हैं। इतने माह गुजर गए लेकिन किसी के कान तक जूं तक ना रेंगी, और फिर सब ने जब दुहाइयाँ दी, सुप्रीम कोर्ट को लेटर्स लिखे, तो उसके बाद इस पर एक नोटिस लिया गया, लेकिन उस नोटिस का भी अभी तक खातिर खा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, आज़ाद हैं, कोई उनको मेंशन तक नहीं कर सकता, इस कदर ताकतवर कातिल हैं। और उनकी बेवा, उनकी दूसरी बेवा, उनकी वालदा, उनके बच्चे हसरतो यास की उम्मीद बने बैठे हैं, तस्वीर बने बैठे हैं, और वो ये देखते हैं कि कौन है जो उनको इंसाफ दे। दुहाइयाँ दे रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब
बैनुल-अक़वामी तंजीमों के दर भी खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा लगता है वहां पर भी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। और आज तक अरशद शरीफ शहीद अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। वो जब यहाँ भी थे तो बार बार सुप्रीम कोर्ट से, इदारों से यही दुहाई दे रहे थे और उन्हें दरखास्तें कर रहे थे कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, लेकिन किसी ने सीरियस ना लिया, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाने लगा और उनके ऊपर तबर्रे कसे जा रहे थे। और आज अफसोसनाक सूरत हाल ये पेश आई कि उनके नाम के ऊपर जो ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद हो रहे थे, जो उनके नाम किया गया था आज़ादी सहाफ़त का ये दिन, उस दिन भी बहुत से ऐसे लोग जो उनका मजाक उड़ाने वालों में शामिल थे, आज टस्वे बहाने वालों में शामिल हो गए। आज आकर भाषण दे रहे थे कि आज़ादी सहाफ़त के नाम पर अरशद के साथ बड़ा जुल्म हुआ कि उन्हें शहीद कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी एक ऐसी ही तकरीब मुनक़िद हुई थी जिसमें ना सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब शामिल थे, जो PMLN के बड़े हार्ड कोर किस्म के सियासतदान हैं, बड़ा हमेशा जिसको कहते हैं आप एग्रेसिव किस्म का स्टांस लेते हैं, वो मौजूद थे। इसी तरह से वहाँ पर गरीदा फ़ारूकी साहिबा मौजूद थी, सलीम साफ़ी साहब मौजूद थे। और गरीदा फ़ारूकी साहिबा के जो ट्वीट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो अरशद शरीफ शहीद साहब के यहाँ से वतन से जाते हुए उन्होंने किए थे, जिसमें वो बाकायदा मजाक भी उड़ा रही थी कि जनाब देखिए ये वो लोग हैं जो टक्कर के लोग कहलाते थे और जब इनके ऊपर आन पड़ी है तो ये अब कैसे जा रहे हैं, ये सामना नहीं कर सके। इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की हुई थी। और उसके बाद आज वो किस मुंह से फिर आज़ादी सहाफ़त वाले दिन अरशद शरीफ शहीद के लिए इंसाफ मांगने पहुंच गई। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? क्या उन्होंने इस किताब से पहले अपने ट्वीट्स के ऊपर माजरत की? क्या उन्होंने इस बात पर निदामत और शर्मिंदगी का इजहार किया कि जो उनका माजी का रवैया था वो गलत था? यही हमारे यहाँ का मसला है कि हम लोग हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती की आंख से देखते हैं और बहुत सारी ऐसी काली भेड़ें हमारे अंदर मौजूद हैं सहाफ़ी बरादरी में। मैं उस दिन भी ये बात कह रही थी कि आजकल तो ये सूरत हाल है कि नाम नहाद जय्यद सहाफ़ी, जब किसी सहाफ़ी, आजकल के किसी सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, किसी को पकड़ा जा रहा है या किसी पे मुकदमा बन रहा है, तो उसकी अगर मजम्मत भी करते हैं तो इस तरह करते हैं कि जैसे कोई एहसान जितला रहे हों कि हाँ जी हम सहाफ़ी तो नहीं इन्हें समझते, लेकिन फिर भी हम मजम्मत कर देते हैं। हाँ जी ये तो दूसरी किसी पार्टी के माउथपीस बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ जी हमारी दफ़ा तो इन्होंने ये कहा था, ये किया था, फिर भी हम ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्वल तो मजम्मत होती ही नहीं, अगर हो तो इस तरह की मजम्मत होती है जिसमें एहसान जितलाते हैं कि जी हम मजम्मत करके बड़ा कोई आपके ऊपर एहसान अजीम कर रहे हैं कि हमने मजम्मत कर दी। जब तक ये सहाफ़ियों का रवैया है अपने बरादरी के साथ, अपने पेटी बंद भाइयों के साथ, तो फिर यही होगा जो होता आया है। ये आप ऐसे ही मार खाएंगे और अगले कई सालों तक मार खाने के लिए तैयार हो जाए। आपके साथ यही होगा और फिर मेरिट पर होगा। फिर दूसरों को मत उंगली उठाकर तनकीद कीजिए कि ये हुकूमत ऐसी है, ये जमात ऐसी है, ये वजीर आज़म ऐसा है, ये आमिर है, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। आपके अपने अंदर भी इत्तिहाद नहीं है, आप खुद इनके आलाकार बन जाते हैं ताकतवरों के, और फिर उसके बाद आप रोते हैं, धोते हैं, कभी एक ग्रुप की बारी तो कभी दूसरे ग्रुप की बारी। यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा जब तक कि आप अपने इख्तिलाफात नहीं भुलाएंगे, जब तक कि आप बीच में से अपनी मैं नहीं निकालेंगे कि मेरे साथ ये हुआ था तो इसने क्या किया था। ये गैर मशरूत किस्म की मजम्मत और गैर मशरूत जिद्दोजहद जब तक नहीं होगी, सहाफ़ियों को पाकिस्तान में यही मार पड़ेगी। इमरान रियाज भाई पर भी आज बड़ा तनकीद हो रही थी क्योंकि रिजवान गिलज़ई नामी सहाफ़ी ने जावेद लतीफ़ साहब की वहाँ मौजूदगी पर एतराज़ किया था कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने शहीद के लिए यहाँ पर ज़मीन तंग कर दी थी, उनका आलाकार थे, ये उनका हिस्सा थे उस हुकूमत का, तो ये किस मुँह से आज आकर यहाँ बैठे हैं? या सलीम साफ़ी या गरीदा फ़ारूकी, ये लोग क्यों यहाँ आज इस रेफरेंस में मौजूद हैं? नहीं होना चाहिए। रिजवान गिलज़ई ने जब ये आवाज़ उठाई तो उन्होंने आवाज़ लगाई इमरान रियाज को भी कि आप भी यहाँ से निकलिए, ये महफिल इस काबिल नहीं है कि यहाँ बैठा जाए, आप तो अरशद शरीफ के दोस्त हैं। इमरान रियाज भाई का मौक़िफ़ मैंने जानने की कोशिश की और उनका मौक़िफ़ ये सामने आता है कि वो कहते हैं कि इजहार राय की चूँकि ये महफिल थी और इसमें हर किसी को अपनी बात का इजहार करने का हक़ हासिल है, ठीक है, जो आए हैं वो अपनी बात करेंगे और हम अपनी बात करेंगे। और उन्होंने भी अच्छी तकरीर की जिसमें उन्होंने ये बात बड़ी ज़बरदस्त की और मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने बात की वो मसाइल का एक रूट कॉज है कि जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर सियासतदान इस लेवल की हरकतें नहीं कर सकते जिस लेवल की पाकिस्तान में होती हैं। सियासतदान छोटी मोटी ज़रूर नुकसान पहुंचा देते हैं या इधर उधर उन्हें करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान इनको वो पहुंचाते हैं
जो मुकद्दस गाय है, जिनके ऊपर बात की जाए तो किस तरह सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, गायब कर दिया जाता है, जबरी गुमशुदा कर दिया जाता है, नौकरियों से निकलवा दिया जाता है, हत्ता कि जान से भी मार दिया जाता है। तो ये बड़ा उन्होंने रूट कॉज की निशानदेही की है, लेकिन ये ऐसा ही चलेगा जब तक ये कब्जा बरकरार है। ये कब्जा जिसने पूरे सिस्टम को अपनी लपेट में ले रखा है, जब ये छूटेगा तो फिर सहाफ़ियों की जान भी छूट जाएगी। जब पूरा मुल्क आज़ाद होगा तो सहाफ़ी भी आज़ाद हो जाएंगे। जब हर कोई सिस्टम से इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाएगा तो फिर सहाफ़ियों को भी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त तक, जब तक कि ये कब्ज़ा माफिया यहाँ पर मौजूद है, किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे वो सहाफ़ी हों या अरशद शरीफ शहीद, जो कि इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन हर कोई उनके लिए आज भी इंसाफ मांग रहा है। अब ज़रा आ जाते हैं सूरत हाल पर, जो मुल्क की सियासत की सूरत हाल है। मैं तवातुर से अपने वीलॉग्स में ये कहती जा रही हूँ कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात की कामयाबी का सिर्फ उसी सूरत इम्कान हो सकता है जब फ़रीक़ैन वाकई इस नीयत से बैठे हों कि हमने कामयाब होना है। वही रास्ता मंजिल तक पहुंचता है कि जहां पर आपकी नीयत भी शामिल हो कि आपने मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन यहां पर नीयत पहले ही खोटी थी, सबको मालूम था। और पिछली जो मीटिंग हुई थी PMLN की, उसमें नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी थी कि बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा 8 अक्टूबर की डेट से पहले। तो फिर जब बात ही ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर बात क्या बननी थी। तीसरा दौर बेनतीजा रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आकर जो मीडिया टॉक की, उन्होंने बता दिया कि जनाब इत्तेफाक राय नहीं हो सका किसी डेट पर। और दूसरी जानिब इसहाक डार साहब ने आकर बड़ा अपने आप को दिखाया, जी हम देखें इस बात पे तो सब मुत्तफिक हो गए हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। भाई इस पर पहले किसको इख्तलाफ था? उन्होंने तो असम्बलियाँ तोड़ी ही इसलिए थी कि असम्बलियाँ टूटेंगी तो आप लोग भी असम्बलियाँ तोड़ेंगे और एक ही दिन इलेक्शन हो जाएंगे। अब किसी को ये थोड़ी आइडिया था कि आप लोग उसके बाद भी ढीठ बनकर चिमटे रहेंगे इक़्तिदार के साथ और जान नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर ये कहने लगे कि जनाब इस बात पे भी किसी को इख्तिलाफ नहीं कि मईशत की और ये वो सूरत हाल है। तो इस पर उन्होंने कब कहा है कि मईशत बड़ी अच्छी है और बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? वो तो सबको मालूम है। तो सिर्फ उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने फिर वही पॉइंट दोहरा दिया जो शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि इत्तेफाक नहीं हो सका किसी भी एक डेट के ऊपर, और इत्तेफाक राय नहीं हो सका कि कौमी असम्बली कोई फ़ौरन तहलील होने जा रही है। तो यही एक असल में वो चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब मामला चला गया। अब मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि अब होगा क्या। देखिए, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि अब पूरी रियासत इस वक्त एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ है। फैसले पर अमल दरामद ना होने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दिया जाए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अमलन गैर फ़ाल हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की साख और वक़ार इस वक्त दाव पर है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट अपनी साख और वक़ार को बचाए, और ये उसी सूरत हो सकता है कि हुक्म अदूली करने वालों को कटहरे में लाया जाए और सज़ा दी जाए। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो दूसरी जानिब क्या होगा? वो अपना ऐलान कर चुके हैं, यानी वो कह चुके हैं कि वो ऐसा कोई हुक्म नहीं मानेंगे। वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया या काबीना को घर भिजवाया गया तो ऐसी किसी भी कार्रवाई पर हुकूमत ना तो अमल करेगी और ना ही इसको कबूल करेगी। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही आमने सामने हैं, इनमें से किसी एक का वजूद खत्म हो जाएगा। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म होगा अगर हुकूमत फिर भी बराजमान रहती है, और या फिर हुकूमत का वजूद खत्म होगा अगर वो अदलिया के हुक्म पर अमल दरामद करती है। ये है बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब ये है कि वही वहां मौजूद रहेगा जिसके साथ ताकतवर होंगे, और टूटेगा वही जिसके साथ ताकतवरों की हिमायत नहीं है। ये सादा सा जवाब है, लेकिन असल कहानी यही है कि मुल्क इस वक्त तसादुम की राह पर है। मुज़ाकरात नाकाम होने ही थे, हो गए, लेकिन अब अगला सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में PTI ने ये दरख्वास्तें दी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि निगरान हुकूमतें अपना आईनी वक्त पूरा कर चुकी हैं, अब इनका यहाँ से जाना बनता है। नए एडमिनिस्ट्रेटर या नए निगरान मुकर्रर किए जाने चाहिए, जबकि उनकी दूसरी इस्तदा यह है कि जो 14 मई का हुक्म है उस पर अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि 14 मई का हुक्म सिर्फ उसी सूरत टल सकता था अगर मुज़ाकरात में कोई कामयाबी हो जाती और किसी एक डेट के ऊपर इत्तेफाक राय हो जाता। वो तो ना हो सका, लिहाजा 14 मई का जो हुक्म है वो अपनी जगह बरकरार है।
अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक बंद गली में है। अगर 14 मई का हुक्म बरकरार है तो फिर उस पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा, क्योंकि अब तो सिर्फ उसमें भी 10 दिन बाकी रह गए हैं। तो कैसे 10 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन तो पहले ही हाथ खड़े कर चुका है कि अब तो पॉसिबल नहीं है, ना तो उन्हें पैसे मिले हैं और ना ही इतनी जल्दी इंतजाम और इंसराम मुमकिन है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? क्या अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकेगा? तो फिर उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि इस इदारे की फिर क्या हैसियत रह जाएगी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट ने भी ये तय किया है कि लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी और उन्होंने एक तौहीन पार्लियामेंट नामी कानून साजी करने की भी तैयारी कर ली है। इसका मकसद ये है कि जनाब अगर अदलिया की तरफ से किसी किस्म का भी कोई ऐसा हुक्मनामा आता है कि जिसमें पार्लियामेंट के हवाले से कोई हिदायत या अहकामात आते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो उसको नहीं मानेंगे और उसकी आड़ लेंगे वो एक कानून की, और ये कानून बनाया जा रहा है तौहीन पार्लियामेंट का कानून। हालांकि आइन में ऐसे किसी कानून का ना तो जिक्र है ना कोई गुंजाइश, लेकिन इनके अपना ख्याल ये है, एक ज़ाती इख्तरा है इस हुकूमत की कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसका जो दिल करे वो पार्लियामेंट को कुछ ना कहे। भाई अवामी नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो सही कहेंगे तो सब सही कहेंगे और अगर वो गलत करेंगे तो सब गलत कहेंगे। अब ये तीसरी मुकद्दस गाय बनने की कोशिश की जा रही है। पहले तो अफवाज पाकिस्तान मुकद्दस गाय हैं, फिर दूसरी अदलिया मुकद्दस गाय है और अब तीसरी ये पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं वो भी मुकद्दस गाय बनने जा रहे हैं कि इन्हें भी कुछ ना कहा जाए वरना जी आपको जेलें भुगतनी पड़ेंगी या आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। तो यहाँ पर जो सारे एलीट हैं इन्होंने अपने आप को महफूज बनाने के लिए तमाम तर कानून साजियाँ कर लेनी है। गैर महफूज है तो अवाम है, गैर महफूज है तो आपका आम शहरी है, गैर महफूज है तो अरशद शरीफ है जिसको आपने जाके दियारे गैर में भी मार दिया। ये है यहाँ की सूरत हाल। तो आप कह दीजिए कि पाकिस्तान सिर्फ एलीट का एक मुल्क रह गया, यहाँ पर सिर्फ अशराफिया के लिए जगह है, उन्हीं के लिए हुकूक हैं, उन्हीं के लिए इज्जत है, उसी की नामूस है, बाकी यहाँ पर किसी के लिए कुछ नहीं बाकी बचा। ये है तौहीन पार्लियामेंट का कानून जो बनाने जा रहे हैं और इसको अभी तक बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ है। जहाँ इसके लिए मुशावरत हो रही थी वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बाहर निकाल दिया गया था कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि ये करने क्या जा रहे हैं। बहरहाल इस किस्म के कानून एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर वो रह नहीं पाते, मेंटेन नहीं हो पाते हैं, अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में कि आप लोगों की ज़ुबानें बंद कर दें। जिनके बारे में बने भी हुए हैं कानून, क्या उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही? क्या जज साहिबान पे तनकीद नहीं हो रही? क्या आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं हो रही? आप सोशल मीडिया देख लें, जिसका जो दिल चाहता है वो कह रहा है। तो आजकल के दौर में ये मुमकिन नहीं है कि आप कानून बना लेंगे तो आप सोचेंगे कि जी अब आप महफूज हो गए और आप पे कोई तनकीद नहीं कर सकता। अगर आपको तनकीद से बचना है तो इसका सिर्फ वाहिद हल यही है कि अपना रास्ता ठीक कर लीजिए, अपना किरदार ठीक कर लीजिए, फिर आप पे कोई तनकीद नहीं होगी, वरना आप जो मर्जी कर लें आप पे तनकीद होगी। और अब ये वो जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है, जो किसी से अंदर वापस नहीं जा रहा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।